एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 रहेगा। और इससे पहले हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई है। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आपको सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। प्लेलिस्ट पे जा कर के आप चीज़ों को देख सकते हैं ना। और पीडीएफ्स आपको इस तरह से हाईलाइट करके प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप चीज़ों को ईजिली सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप रिवाइज भी कर पाएंगे। सो चैप्टर है यहाँ पे जलवायु। जलवायु से रिलेटेड फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी काफ़ी वाइड एरिया पे अगर आप लगभग 30 वर्ड्स के जो पूरा मौसम होता है ना, उसको आप देखते हो ना, ऑब्ज़र्व करते हो, उसके बेसिस पे जो चीज़ें आप बताते हैं, वहाँ की जो भी विविधताएं हैं, स्थिति है, सिचुएशन देख करके उसे ही जलवायु कह दिया जाता है। और मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। और मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी। और नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि मानसून शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है, यानी कि शब्द मौसम जो कि एक अरबी शब्द है और इसी का शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। और अगर हम देखते हैं तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कैसी जलवायु है भारत की? तो मानसूनी जलवायु आप कह सकते हैं। और जैसे कि अगर हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान की अगर हम बात करें तो दिन और रात का टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग रहता है। दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है ना, लगभग इतना देख सकते हो आप। और जब वही रात का मौसम होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कुछ फैक्ट यहाँ पे जैसे दिया गया है कि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। थार का मरुस्थल जो कि भारत का सबसे बड़ा एक तरह से मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि उसी रात या नीचे गिर जाता है, लगभग 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान एवं निकोबार में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में लगभग 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखने को मिलती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है, यानी कि जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे उत्तरी मैदानों में, तो वहाँ पे जो एक तरह से बारिश का मौसम है या फिर वर्षा की मात्रा देख लीजिए तो कम होती चली जाती है। ठीक है, और ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ आपको इस रीज़न से बारिश में जो अंतर देखने को मिल रहा है पूर्व से पश्चिम का, इसकी वजह से काफ़ी सारी विविधताएं, डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और असम में आप देखते होंगे ना कि जो घर वगैरह हैं, कुछ घर खंभों पर यानी कि बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, जो अभी हमने पिछले ही चैप्टर में रिवर वाला पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा रास्ते बदलती है, जिसकी वजह से इसे असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ लाती है। इस वजह से यहाँ के जो घर वगैरह होते हैं बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है कि जलवायु नियंत्रण की बात करेंगे तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्षांश,
तुंगता यानी कि ऊंचाई की बात हो रही है। वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये सारी चीज़ें जलवायु नियंत्रण को शो करता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता चला जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त यानी कि आपने ये पूरा इसमें देखा होगा क्लास 6 के ज्योग्राफी जो है वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ये इक्वेटर होता है और जैसे जैसे आप ऊपर यानी कि ध्रुवों की तरफ जाते हो, पोल्स की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है कम होता चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर आपको इस वाले एरिया में नज़र आता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ध्रुव की तरफ बढ़ोगे यहाँ पे टेम्परेचर एकदम कम होता चला जाएगा। और साथ में ही जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी तापमान कम हो जाता है और इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। ठीक है, जितने भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, फिर वो उत्तराखंड हो, शिमला कह लीजिए या फिर एक तरह से आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी जगहों पे काफ़ी ठंडक रहती है। रीज़न क्या है, ऊंचाई, वहाँ पे ऊंचाई पे ही वो स्थित है, इस वजह से वहाँ पे ठंडक रहती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पावन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो अक्षांश पे और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करता है, रोकने का काम करता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उनमें से पहला हो जाता है अक्षांश। अब अक्षांश की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। देश को यानी कि भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए और कहाँ कहाँ से गुजरती है ये तो आपको पता ही है। अगर आप इधर देखोगे तो गुजरात लाइक इस तरह से, मैप यहाँ पे है नहीं है, कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पे छोटा सा मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से होकर के इस तरह से गुजरता है। इधर गुजरात है, फिर एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आप जाओगे तो इधर त्रिपुरा भी मिल जाता है, झारखंड, ये सारे जो हैं इसी कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा के मार्ग में पड़ते हैं। सो कर्क रेखा के दक्षिण में एक तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और उसके उत्तर की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण में ये है और उत्तर में होता है उपोष्ण कटिबंधीय। दोनों तरह की जो विशेषताएं हैं जलवायु की वो भारत में हमें देखने को मिल जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा का एक तरह से प्रभाव हमने देखा, जो कि कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है। उसके उत्तर में एक दूसरा जलवायु देखने को मिल रहा है, दक्षिण में दूसरी जलवायु देखने को मिल रही है। ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई से क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु में। एक तरह से उत्तर की तरफ हमें पता है कि हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है पूरे विश्व में। अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है भाई, ये क्या करेगा कि जो भी आपका हिमालय जो है, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने का काम करता है, उनके लिए रुकावट पैदा करता है रास्ते में। वायुदाब और पवन की बात करते हैं तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं, वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कौन सी पवनों के क्षेत्र में स्थित है, तो व्यापारिक, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर के विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं। और कोरियोलिस बल क्या होता है, तो भाई पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती रहती है उसके कारण उत्पन्न आभासी बल को ही एक इमेजिनरी फोर्स है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे फेरेल का नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, तो फेरेल का नियम कहते हैं।
इसके बाद हम ऋतुओं की बात करते हैं। तो ऋतुएं क्या है कि भारत में 4 तरह की ऋतुएं पहचानी जा चुकी हैं अभी तक। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। ठीक है, यानी कि मानसून एक तरह से शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और दूसरा हो जाएगा आपका, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मानसून वाला। तो शीत ऋतु की बात करते हैं तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ हो जाता है। मध्य नवंबर से ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं और फरवरी तक चलती रहती है। फरवरी लास्ट, फिर ठंडी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद गर्मी की शुरुआत हो जाती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी बड़े ही ठंडे महीने माने जाते हैं। और आगे देखते हैं तो भाई शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण देखने को मिलता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है ना, ठीक है, लाइक उस पर्टिकुलर स्थान पे उसे महावट के नाम से जानते हैं। आगे ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, गर्मियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है इसे समझ लेते हैं। एक तरह की हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, लू कह दिया जाता है, जो कि एक दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती ही रहती हैं, जिसे एक तरह से लू ही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब वैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे वैसाखी, इसी तरह की जो गर्म हवाएं हैं वो चलती रहती हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में चलती हैं, जिसे कहा जाता है, जिसका नाम क्या दिया गया, मतलब चीज़ें वही हैं, बस अलग अलग जगहों पर अलग नाम से उस गर्म हवा को जानते हैं। ठीक है, तो इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक, केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा भी हो जाती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप समझ पाए होंगे। अब वर्षा ऋतु या मानसून की बात करते हैं। तो मानसून के बारे में यहाँ पे समझते हैं। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यानी कि आगमन यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि कहाँ से कौन सी पवनें उठ रही हैं और किस एरिया में वो जाकर के वर्षा कराती हैं। ठीक है, अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है और खाड़ी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त यहाँ पे करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में भी बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। भाई राजस्थान, गुजरात, इधर वर्षा की एक तरह से कमी ही रहती है, बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसे कहते हैं वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी कहते हैं। ठीक है, इसी वर्षा में विराम को क्या कहते हैं, वर्षा रहित अंतराल भी इसको हम कह सकते हैं एक तरह से ना। ये वर्डिंग को आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, आप चीज़ें ईजिली कर पाओगे जब आप वहाँ पे थोड़ा सा एक बारी ध्यान से 1 से 2 बारी आप स्पीड को इंक्रीज़ करके सुन लीजिए, चीज़ें आपके लिए इजी लगेंगी। अब मासिन राम जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। और आगे देखते हैं तो भाई यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को
पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा वहाँ पे देखने को मिलती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। यानी कि हमें पता है कि अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हम इधर पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलते हैं, आपकी ज़्यादातर जो नदियाँ हैं इधर पश्चिमी घाट से निकलते हैं और जा कर के पूर्वी घाट में, इधर पूर्वी घाट से होते हुए डेल्टा बनाते हैं और इसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति भी होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों पर भी देखने को मिल जाता है और इसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इस वाले तट को, नीचे वाले तट को। तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी नदियाँ आकर के आपकी इधर बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं, इसी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलती है। वर्षा के वितरण की बात करेंगे तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान की बात करें अगर हम, ठीक है, किसकी बात करें, पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे जो भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में लगभग 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। अगला फैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसी वजह से लेह को क्या कहा जाता है, लेह को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, कोल्ड, क्योंकि वो ठंडा है और लेकिन है क्या, एक तरह से रेगिस्तान से कम नहीं है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाता है। यानी कि बर्फ़बारी जो है जितना, जहाँ तक हिमालय फैला हुआ है वहीं तक वो चीज़ें रह जाती हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। रिलेटेड क्वेश्चन है, आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। सो इस तरह से पूरी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को की स्पीड को इंक्रीज़ करके 1 से 2 बार आप सुन लेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।